हाय दोस्तों दोस्तों। तबीयत ख़राब होने के कारण कुछ दिन से वीडियो नहीं आ पा रहा था, पर आज से वीडियो अवश्य आएगा। तो इससे पहले मैं स्पीडी बुक का 3 पेज करा चुका हूँ और यहाँ से मैं चौथा पेज से स्टार्ट करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह क्या होता है? तो यह प्लास्टिक हो जाता है। जब इस्पात जैसी धातु की छड़ को इसकी प्रत्यास्थ सीमा से बढ़ाकर ताना जाता है तो यह प्लास्टिक हो जाता है। तो दोस्तों, मैं यहाँ से क्वेश्चन को भी एक्सप्लेन करूँगा और मतलब उसका मीनिंग भी समझाऊंगा। पहले मैं सिर्फ पढ़ते जाता था, लेकिन मैं नहीं, अब मैं उसका मीनिंग भी बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं। आरआरबी गुवाहाटी 8/12/1996 का पूछा गया है। क्वेश्चन है एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ये आपको इंटर में था, इंटर का क्वेश्चन है। मतलब ये इसके बारे में आपको इंटर में फिजिक्स में पढ़ना है। मतलब एक आवेशित खोखले गोलक के अंदर किसी जगह विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को पर रखकर पाठ्यांक लिए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो आंसर ऊर्ध्वाधर। क्वेश्चन है स्प्रिंग नियंत्रित उपकरणों में प्रयोगात्मक घंटे के दौरान उपकरणों को डैश पर रखकर पाठ्यांक किए जाने का सुझाव दिया जाता है, तो आंसर है ऊर्ध्वाधर। अगला प्रश्न है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टा के डैश पक्ष है, तो ठीक 90 डिग्री द्वारा, ठीक 90 डिग्री द्वारा। क्वेश्चन है शुद्ध रूप से प्रेरणिक एक विद्युत परिपथ में धारा वोल्टा के डैश पक्ष है, तो आंसर है ठीक 90 डिग्री द्वारा। क्वेश्चन है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो सफ़ेद फिल्टर से होकर। क्वेश्चन है पीला, हरा एवं लाल रंगों के स्पेक्ट्रम के लिए श्वेत प्रकाश को चलाया जाता है, तो आंसर है सफ़ेद फिल्टर से होकर। अब है आरआरबी भोपाल 2/2/1997। कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो आंसर है पीयूष ग्रंथि। क्वेश्चन है कौन हाइपोथैलेमस से संदेश पाता है और अंतःस्रावी ग्रंथियों को संप्रेषित करता है, तो आंसर है पीयूष ग्रंथि। हाइपोथैलेमस हमारा दिमाग का भाग है, ठीक है, और अंतःस्रावी ग्रंथि जिससे होकर रासायनिक पदार्थ यानी कि हार्मोन स्रावित होता है। हार्मोन हमारे ब्लड में डायरेक्ट इंजेक्ट होते हैं, यानी कि डायरेक्ट ब्लड में ही स्रावित होते हैं। एक होता है बहिस्रावी, एक होता है अंतःस्रावी। तो अंतःस्रावी के जरिए हार्मोन स्रावित होते हैं और बहिस्रावी के द्वारा पाचक एंजाइम या अदर कुछ एंजाइम स्रावित होते हैं। और एक वैसा ग्रंथि जो दोनों काम करते हैं, यानी कि अग्नाशय वैसा ग्रंथि होता है जिसे जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों ग्रंथियों का काम करते हैं। यानी कि अंतःस्रावी ग्रंथि एंजाइम भी बनाते हैं और हार्मोन भी बनाते हैं। ठीक है, और हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर यकृत है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होता है
ब्यूटेन और प्रोपेन। क्वेश्चन है द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस में प्रधानता होते हैं, तो आंसर है ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस का शॉर्ट नेम एलपीजी होगा, लिक्विड फायर पेट्रोलियम गैस। एक सीएनजी होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी से जो आजकल गाड़ी वाहनों चलते हैं, एलपीजी हमारे घरों में जो सिलेंडर होते हैं उसमें पाए जाते हैं। एलपीजी से हम लोग का खाना बनता है, इसमें खासकर ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और एलपीजी को अगर बाहर लीकेज कर रहा है, उसकी पहचान के लिए इसमें एथिल मरकैप्टन मिलाया जाता है, ताकि इसकी महक से पता चल जाए कि गैस लीकेज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है, तो आयन मंडल। क्वेश्चन है वायुमंडलीय स्तर जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करता है उसे कहा जाता है आयन मंडल, यानी कि आयन मंडल में ही रेडियो तरंगों को परावर्तित किया जाता है। अगला है आरआरबी महेंद्र घाट 13/4/1997 से को पूछा गया है। प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। क्वेश्चन है प्रकाश का अपवर्तन पद का तात्पर्य है, तो इसका आंसर है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते समय प्रकाश की किरण का मुड़ना। ठीक है, ये आपको क्लास 10th में पढ़ना था। प्रकाश का अपवर्तन एक चैप्टर ही है। एक फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, सेकेंड चैप्टर है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तन का मतलब होता है, इसके लिए मतलब कि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम कर रहे हैं, इससे पहले आपको 10th 12th का बेसिक जो है कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। मैं बता रहा हूँ, परावर्तन का मतलब होता है लौटना, और अपवर्तन का मतलब होता है मुड़ना। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन का मतलब है प्रकाश का मुड़ना, यानी कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपनी दिशा में परिवर्तन यानी कि दिशा में मुड़ जाता है। अगला क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो आंसर है बैंगनी। क्वेश्चन है एक दृश्यमान स्पेक्ट्रम में न्यूनतम तरंगदैर्घ्य वाला रंग है, तो आंसर है बैंगनी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य वाला लाल रंग है, इसी कारण लाल रंग को खतरे की निशानी बताया गया है, ताकि लाल रंग दूर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और ट्रैफिक लाइट में भी लाल रंग रुकने के लिए संकेत करते हैं, क्योंकि लाल रंग दूर से ही दिखाई देते हैं। ठीक है, और आपको पता होगा कि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं, इंद्रधनुष में भी 7 रंग होते हैं। उसका क्रम होता है बैजानी, ह, पीनाला। ठीक है, बैजानी, ह, पीनाला, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं बिबग्योर। ठीक है, मतलब कि इसको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी, लाल, इस टाइप से। चलिए आगे देखते हैं। सर्वदाता रक्त वर्ग है, मतलब कि सबको देने वाला रक्त वर्ग आपको ओ है। ठीक है, मतलब ओ वैसा ब्लड ग्रुप होता है जो सबको ही ब्लड दे सकता है। ठीक है, और ए भी वैसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे ब्लड ले सकता है। ठीक है, अगला देखते हैं। स्फिग्नोमैनोमीटर मापता है रक्तचाप को। ठीक है, आप डॉक्टर सबको देखते होंगे जो बाह में क्या करते हैं, हाथ में लगा कर पंप करते हैं, वो स्फिग्नोमैनोमीटर होता है, वो ब्लड प्रेशर को मापते हैं। ऐसे समान व्यक्ति में 120/80 mm ECG होता है ब्लड प्रेशर। ठीक है, इससे ज़्यादा या कम है तो बोलेंगे कि आपको ब्लड प्रेशर BP हाई है या लो है। ठीक है, 120 होता है आपको सिस्टोलिक प्रेशर, और 80 होता है डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर में हृदय क्या करता है, दिल जो सिकुड़ता है, और डायस्टोलिक यानी कि 80 में हृदय फैलता है और
फैलाव होता है, शीतलन होता है। अब अगला है आरआरबी इलाहाबाद 16/11/1997 को पूछा गया। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? थोड़ा जूम कर दूँ ताकि आपको दिखते रहे बढ़िया से। पृष्ठ तनाव की इकाई क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है पृष्ठ तनाव की इकाई। अगला है डायनामाइट का आविष्कार करने वाला है स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम क्या है? तो आंसर अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार करने वाला स्वीडिश रसायन अभियंता एवं उद्योगपति का नाम है, आंसर है अल्फ्रेड बर्नार्ड। अगला क्वेश्चन है किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी टीका दिया जाता है? तो आंसर है यक्ष्मा टीबी के लिए। किस रोग के प्रतिरोध के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? तो यक्ष्मा टीबी के लिए। बीसीजी का उतना कंफर्म मुझे नहीं है, फिर भी इसका फुल फॉर्म होगा बैसिलस कार्पे ग्यूरिन कुछ करके है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, ये अब क्वेश्चन बैंक से है, सॉरी मतलब कि गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो आंसर है जॉन नेपियर। क्वेश्चन है गणना में सहायक गणितीय साधन के रूप में लघु गणक की संकल्पना किसने की? तो आंसर है जॉन नेपियर। शायद लघु गणक लॉगरिथम को बोलते होंगे, उसी का हिंदी है। अगला है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो आंसर है हेनरी बेकुरल। क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की? तो आंसर है हेनरी बेकुरल। मतलब कि हेनरी बेकुरल बताए हुए थे कि जितने भी रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं उससे कुछ किरणें निकलती है, यानी कि अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती है। सबसे खतरनाक गामा किरण होता है जिसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। कहा जाता है इसको प्रकाश की चाल जितना होता है, यानी कि प्रकाश चाल निर्वात में 10⁸ किलोमीटर 10⁻³ × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड प्रति आवर होता है, किलोमीटर प्रति आवर होता है। उसी की स्पीड से गामा किरणें का स्पीड होता है, खतरनाक ये होता है। और एक्सरे की खोज रॉन्टजन ने किए थे। एक्सरे का उपयोग हम लोग को जब हड्डी टूट जाता है तो उसको एक्सरे करके उसका फोटो प्राप्त किया जाता है। आगे स्टार्ट करते हैं। आगे है आरआरबी सिकंदराबाद 7/12/1997 में पूछा गया कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंध नहीं है? तो एस्कॉर्बिक अम्ल। कह रहा है कौन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? तो आंसर एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। शायद ये इसको विटामिन सी बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं हम। इसमें मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन विटामिन सी को ही एस्कॉर्बिक अम्ल बोला जाता है कि एफसीसी का अम्ल बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं। दिन के समय पौधे क्या करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। आपको भी पता होगा कि पौधे हरे होते हैं और पौधे हरे होते हैं और पौधे में क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल का गुण होता है सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करना। पौधे अपना खाना स्वयं बनाते हैं क्योंकि स्वपोषी होते हैं, और खाना बनाने के लिए वो CO2, सूर्य का प्रकाश, जल, खनिज लवण इत्यादि के सहायता से खाना बनाते हैं। तो खाना बनाने के लिए तो पौधे दिन में खाना बनाते हैं और रात में श्वसन क्रिया करते हैं। तो दिन में खाना बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरत पड़ता है, और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छूटता है। ऑक्सीजन जल से बाहर निकलता है। जब जल को तोड़ा जाता है, प्रकाश संश्लेषण में जल को तोड़ा जाता है तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ठीक है। ऐसे आपसे ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन कहाँ से निकलता है, किससे निकलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा H2 और जल से निकलता है। अगला देखते हैं। सोल्डर मिश्र धातु है तो टीन और शीशा का, ठीक है। सोल्डर मिश्र धातु है टीन और शीशा का। वैसे 4-5 पूछा जाता है, पीतल ये सब को पूछा जाएगा, जिंक का। चलिए आगे देखते हैं। आपको देख लेना है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों बनता है?
क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी इसलिए बन जाता है क्योंकि प्रेशर दाब बहुत अधिक लगता है। ठीक है, और पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। आगे देखिए, कौन सा अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो आंसर है रेडोन। रेडोन जो है ये अक्रिय गैस है, ये वायुमंडल में नहीं पाया था। आपको बताया थे कि तो बहुत सारा होता है, या मतलब कि ये होता है, मतलब कि धातु अधातु इस टाइप से जानते होंगे। फिर अक्रिय गैस होता है। अक्रिय गैस का का मतलब वो किसी से क्रिया नहीं करेगा, अस्थायी रहेगा। जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, ये सब जो है अक्रिय गैस है। ठीक है, लेकिन रेडोन जो है वो वायुमंडल में नहीं पाया जाता। आगे अब देखते हैं, आरआरबी महेंद्र घाट 1998 में पूछा गया। पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्योंकि इसके आंसर है यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आंसर है, हाँ, क्वेश्चन है कि पृथ्वी की ओजोन परत प्राणियों के लिए उपयोगी होती है क्यों? तो इसका आंसर है यह उन्हें सूर्य की अत्यधिक पराबैंगनी किरणों से बचाती है। आपको पता है कि वायुमंडल में O2 क्या करता है, एक और ऑक्सीजन से मिलकर O3 बना देता है। O3 एक परत टाइप का होता है जिसे ओजोन बोलते हैं। ये हमको पृथ्वी के शायद समता मंडल कन्फर्म नहीं हूँ, पृथ्वी के ऊपर बाहर चारों तरफ सौरमंडल की सप्ताह मंडल में पाए जाते हैं और ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को रोकती है। और पराबैंगनी किरणें अगर हमारे पृथ्वी आ जाएगा तो हम लोग में त्वचा कैंसर बहुत सारा बीमारी हो सकता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन है वयस्क मानव में रुधिर की रचना किसके द्वारा की जाती है? तो अस्थि मज्जा द्वारा। कह रहा है कि जो वयस्क मानव है, एडल्ट है, उसमें रुधिर की रचना मतलब कि ब्लड कहाँ बनता है? तो आंसर है इसका अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में हम लोग का खून बनता है। यानी कि हम लोग वयस्क जो है उसमें खून क्या बनता है? तो अस्थि मज्जा में बनता है। लेकिन जब बच्चा मतलब माँ के पेट में रहता है तो वहाँ पे ब्लड एक रीत में बनता है, लीवर उसको बनाता है। ठीक है, आपको पता होगा कि ब्लड कितने टाइप के होते हैं। ब्लड का रंग ऐसे जानते होंगे लाल होते हैं। मैं आपको ब्लड के बारे में थोड़ा बता दूं ताकि इससे ऑब्जेक्टिव आए तो आपको आगे इसे बना सके। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं बताते हैं। रक्त के बारे में कहा जाता है कि एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तरल संयोजी के ऊतक का मतलब है एक कनेक्टिव टिश्यू, मतलब कि आपको पैर का ब्लड जो होगा आपके माथे के ब्लड से कनेक्ट होगा। यानी कि मतलब कि एक तरह से ज्वाइन ऊतक रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, सिंगल नहीं रह सकता। और ये रक्त जो है दो पार्ट में बांट सकते हैं इसको। एक ठोस भाग में बांट सकते हैं, एक द्रव भाग में बांट सकते हैं। ठोस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, ये आपको प्लाज्मा ये 55% होता है और बाकी जो ठोस भाग बढ़ गया तो RBC, WBC, प्लेटलेट्स ये सब आते हैं। ठीक है, वो 45% रहता है, समझ रहे हैं? तो ब्लड में 55% प्लाज्मा होता है, 45% RBC होता है, 45% मतलब RBC, WBC, प्लेटलेट्स होता है। ठीक है, तो RBC सबसे ज़्यादा होता है, WBC और प्लेटलेट्स की तुलना में RBC बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, प्लेटलेट्स बहुत कम होता है। प्लाज्मा का काम रहता है इसके द्वारा अब जो भी खाना वाना खाते हैं पच जाता है, तो इसी के द्वारा एक जगह से दूसरे जाता है। RBC का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड कर्पसल्स, हिंदी में बोलेंगे लाल रक्त कणिकाएं। ये आपको मतलब कि ये ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरा पहुंचाता है, मतलब कि ऑक्सीजन को सभी कुछ कहाँ पहुंचाता है। इसके लिए इसमें एक हीमोग्लोबिन वर्णक पाया जाता है। हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण ही इसका रंग लाल होता है। ठीक है, और ऐसे कहा जाता है कि ब्लड का जो समय काल रहता है 120 दिन रहता है। यानी कि ब्लड 120 दिन तक जीवित रहता है, उसके बाद वो
मरने लगता है। मरने के पश्चात वह पीलिया में जाकर जमा हो जाता है। ठीक है, पीलिया में जमा हो जाता है। और आरबीसी, आपको पता है कि मतलब कि ऑक्सीजन को मतलब कोशिका तक पहुंचाता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, उसको पावर हाउस यानी कि ऊर्जा गृह कहते हैं, जो ऊर्जा बनाते हैं। इसके बाद आता है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स। ठीक है, वाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स मतलब कि श्वेत रक्त का निकाय। ये आपको आपके शरीर में कोई भी रोगाणु प्रवेश कर रहा है तो उनसे लड़ने का काम करता है। डब्ल्यूबीसी का जब आगे डिटेल में देखिएगा तो ये 5 टाइप के होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, उस टाइप से आता है। ठीक है, फिर थोड़ा मतलब कि याद नहीं है मेरे को 5 टाइप। ठीक है, इतना समझिए कि डब्ल्यूबीसी क्या करते हैं, रोगाणु को नष्ट करने का काम करते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में आप जानते होंगे कि ये प्लेटलेट्स आपको खून को जमाने का काम करता है। ठीक है, यानी कि खून जमाने का काम करने का मतलब है कि आपके शरीर में कभी कट उठ जाएगा तो खून बाहर निकल रहा है तो ये प्लेटलेट्स ही क्या करता है, खून को जमाने का काम करता है। ठीक है, और खून जमाने के लिए एक विशेष प्रोटीन होता है जिसको हिपेरिन प्रोटीन होता है। हिपेरिन प्रोटीन ही खून जमाने का काम करता है। आप कहिएगा सर तो हमारे अंदर भी तो हिपेरिन प्रोटीन होगा तो वो क्यों नहीं जमाता है? तो अंदर हिपेरिन प्रोटीन काम नहीं करता है, लेकिन जैसे ही हमारा शरीर कट कर जाएगा तो बाहर हवा के संपर्क में आएगा तो हिपेरिन प्रोटीन काम करना शुरू कर देगा, एक्टिव हो जाएगा और खून जमाने लगेगा। ठीक है, चलिए, तो मैंने ब्लड के बारे में सब कुछ बता दिया। ठीक है, चलिए, तो ब्यास में प्रोजीर कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बोन मैरो में बनता है। ठीक है, हड्डियों के बीच में जो आप मुर्गा या खसिए खाते होंगे तो चूसते हैं ना, वही बोन मैरो रहता है, उसी में ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, और छोटे बच्चे जब माँ के पेट में रहता तो यकृत में खून बनता है। ठीक है, यकृत आप समझ सकते हैं, जैसे मुर्गा ये सब कलेजी समझते हो ना, खाते होंगे, अच्छा लगता है खाने में, वही कलेजी होता है। चलिए आगे देखते हैं। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकते हैं, क्यों? क्योंकि उनका मार्गदर्शन उनके द्वारा उत्पन्न पराश्रव तरंग के द्वारा किया जाता है। मतलब कि चमगादड़ कहा जाता है कि वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन वो पराश्रव तरंगे निकालते हैं, यानी कि वो क्या बोलते हैं उसको, अल्ट्रा वायलेट कुछ तरंगे बोलते हैं, वेव निकालते हैं, कुछ सोनार टाइप के बोलते हैं उसको, सोनार मतलब वो निकालते हैं, जिसके कारण वो किसी से टकराते तो उसको पता चल जाता है कि आगे क्या चीज़ है। ठीक है, चलिए, आप जानते भी होंगे कि जहाज़ में सोनार लगा होता है। सोनार का फुल फॉर्म क्या होगा? साउंड ऑफ नरेशन, इस टाइप से कुछ होता होगा, फुल फॉर्म नहीं याद है मेरे को। मतलब सोनार एक तरफ से यंत्र टाइप का होता है जो जहाज़ में लगा होता है, और ये पराश्रव तरंग निकालते रहता है, और ये पराश्रव तरंग जिसे टकराता है तो उसको जहाज वाले को पता चल जाता है कि आगे कुछ है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप जहाज़ चला रहे हैं तो तो आपके जहाज़ में सोनार लगा होगा और पानी में जा रहे हैं तो आप तो ऊपर तो देख लीजिएगा कि ऊपर क्या चाहिए, लेकिन पानी के अंदर कौन क्या है, पत्थर है, आज कोई जीव आ रहा है या कोई चीज़ है तो कैसे नहीं पता चलेगा। लेकिन ये सोनार जो है पराश्रव तरंगे निकालते रहेगा, अल्ट्रा वायलेट रेज शायद बोल सकते हैं, या अल्ट्रासाउंड रेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, तो ये निकालता है, उसे टकराता है तो हम लोग को मैसेज आ जाता है कि आगे कुछ है, तो हम लोग डायरेक्शन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से चमगादड़ में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। आरआरबी कोलकाता 14/2/1999। ठीक है, कर रहा है गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आंसर आरेखित। ठीक है, गर्भाशय में कौन सी पेशी पाई जाती है? तो आरेखित। ठीक है, पेशी भी कितने टाइप का होता है आप पढ़े होंगे, 9th में पढ़ना था इसके बारे में। ठीक है, चलिए, गर्भाशय में आपको पता होगा कि जो संतान होता है प्लेसेंटा के द्वारा जुड़ा होता है, यानी कि माँ का प्लेसेंटा के द्वारा ही बच्चा जुड़ा होता है। जितने भी खाना रहता है, यानी कि माँ जो खाती है, खाना पच जाता है तो बच्चों के लिए खाना प्लेसेंटा के द्वारा ही जाता है। और जब बच्चा जन्म लेता है तो नाभि में नली टाइप का दिखाई देता है, वही प्लेसेंटा होता है।
ठीक है। और इसी द्वारा ऑक्सीजन भी जाता है पुत्र में, संतान संतति शिशु में, ठीक है। और शिशु का जो मल मूत्र जो भी गंदगी होता है उत्सर्जित पदार्थ उस इसी प्लेसेंटा के द्वारा ही माता में आता है, ठीक है। इस समझ गए। चलिए आगे देखते हैं। कहाँ गया। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो इसका आंसर है बुढ़ापा रोकने की। सेस्टेरिन किसकी औषधि है? तो आंसर है बुढ़ापा रोकने की। चलिए थोड़ा नया क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं भी नहीं जानता हूँ। ये होगा एक तरह से दवा जो बुढ़ापा रोकने की दवा होगा। असल में रोकता ऐसे रहेगा तो सब बुढ़ापा होना ही नहीं चाहेगा। फिर भी आप देखिए कैसा दवा होता है। जब मैं बुढ़ापा होऊंगा तो इस टाइप की दवा चेक करूँगा क्या हो रहा है। अगर देखिए सूर्य के प्रकाश को संकेंद्रित फोकस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आंसर है उत्तल लेंस का, ठीक है। मतलब कि सूर्य के प्रकाश को फोकस मतलब कि एक जगह स्टोर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग में आता है? तो उत्तल लेंस। अब देखो ज्योमेट्री बॉक्स में जो लगा रहता है ना, इस टाइप से रहता है, तो वो उत्तल लेंस रहता है, ठीक है। उत्तल लेंस मतलब सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है। उत्तल लेंस को आपसे लेंस भी कहते हैं, मतलब कि कुछ प्रकाश को एक जगह स्टोर करने वाला, ठीक है। इसका फिगर इस टाइप से भी बनेगा, मतलब कि बीच में मोटा रहता है, किनारे पे पतला रहता है। चलिए, और यहीं पे लेंस की जगह पे कह देता कौन सा दर्पण? तो अवतल लेंस रहता है। ऐसे मानिए ना, अवतल दर्पण का जो गुण रहेगा उत्तल लेंस से मिलता जुलता रहता है, और उत्तल दर्पण का गुण जो है अवतल लेंस से मिलता जुलता रहता है। अवतल लेंस का फिगर इस टाइप से रहता है। तो वही है तुमको आपको उत्तल दर्पण, सॉरी ये है अवतल दर्पण, ये है अवतल दर्पण, ठीक है। चलिए ये है आपको अंदर से रंग दिए, तो ये है आपको उत्तल दर्पण, ठीक है। थोड़ा बता दूं क्या दर्पण के बारे में, बता देता हूँ। देखिए आप लोग अपने घर पे जो देखते होंगे शीशा, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण में पूरा सेम टू सेम फिगर बनता है, सिर्फ उसमें पास परिवर्तन हो जाता है, यानी कि आपका राइट वाला हाथ उसमें देखिएगा तो लेफ्ट की तरफ दिखाई देगा, आपका लेफ्ट वाला हाथ उधर उसमें राइट की तरफ दिखाई देगा, ठीक है। और ऐसे एक गोलीय दर्पण होता है, इसको काटिएगा तो आपको उत्तल और अवतल लेंस पे बन जाएगा, यानी कि गोली दर्पण को काटेंगे तो ये इस टाइप से बनेगा, एक ही टाइप से बनेगा। अगर इसको हम लोग बाहर से रंग देंगे तो ये अवतल दर्पण बन जाएगा, और इसको अंदर से रंग देंगे तो ये उत्तल दर्पण बन जाएगा, ठीक है। और कहा जाता है कि इसका परावर्तक सतह ढका रहता है, यानी कि ये परावर्तक सतह है, इसका परावर्तक सतह उभरा रहता है, यानी कि उत्तल दर्पण का परावर्तक सतह उभरा रहता है। चलिए आगे देखते हैं। ऐसे आप कमेंट कीजिएगा तो मैं बढ़िया से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे लगता है कि आप जानते होंगे, ठीक है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो विद्युत मोटर बदलता है। आप देखते होंगे विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आंसर है विद्युत मोटर। आप अपने घर में देखते होंगे, क्या देखते होंगे कि विद्युत मोटर जो है उसको आप लोग विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वह पानी को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। यांत्रिक ऊर्जा का इंग्लिश होता है मैग्नेटिक एनर्जी। यांत्रिक ऊर्जा में आपको क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा भी रहेगा और स्थिति ऊर्जा भी रहेगा, ठीक है। गतिज ऊर्जा यानी कि अपने गति के कारण ऊर्जा उसमें रहता है, उसे गतिज ऊर्जा, इसका सूत्र होता है शायद कंफर्म नहीं है, फिर भी 1/2 mv² इसका सूत्र होता है गतिज ऊर्जा का, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी का स्थिति ऊर्जा का mgh होता है। चलिए आगे देखते हैं। अरे समझिए ना, जैसे मान लीजिए कि स्प्रिंग को तान कर छोड़े हुए हैं, तान के अभी छोड़े नहीं, ताने हुए हैं, तो उसमें स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। और मान लीजिए कि आप पहाड़ पर बैठे हुए थे, आप में भी स्थिति ऊर्जा है, ठीक है। और उस आप लूडो ढकने लग जाएंगे तो गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए। जैसे पानी है तो उसको बाढ़ बना के ऊँचे पर रोके हुए हैं, तो उसमें अभी स्थिति ऊर्जा है, और जब उसी को बाढ़ को और पानी को छोड़िएगा तो गतिज ऊर्जा में चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसी दोनों के मिक्स को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, यानी कि गतिज ऊर्जा प्लस स्थिति ऊर्जा को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा बोलते हैं, ठीक है।
चलिए, तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। समझ में आ गया आपको? चलिए फिर आगे देखते हैं। आरआरबी मुंबई 6/6/1999। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप में प्रभावित होता है? तो विटामिन। ठीक है, खाद्य संसाधन तथा संचय द्वारा कौन सा पोषक तत्व अधिकांश रूप से प्रभावित होता है? आंसर है विटामिन। ठीक है, अगला देखते हैं। आरआरबी मुंबई 11/7/1999 में पूछा गया। भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड की जाती है सीस्मोग्राफ द्वारा। मतलब सीस्मोग्राफ ऐसा यंत्र होता है जिसके द्वारा भूकंपीय तरंग रिकॉर्ड की जाती है कि कितना पावर से मतलब रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब कि कितना पावर के साथ भूकंप आ रहा है। ऐसे एक रिक्टर स्केल होता है, वो भी भूकंप की तीव्रता को मापते हैं कि कितना तीव्रता से भूकंप आया है। चलिए आगे देखते हैं। प्रदूषित जल पीने के पश्चात आप भली भांति किस लक्षण का विकास करेंगे? तो टाइफाइड बीमारी हो जाएगा। यानी कि गंदगी मतलब पानी पीजिएगा तो आपको टाइफाइड बीमारी हो जाएगा। आगे देखते हैं। और सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? ट्रोपोस्फियर सौरमंडल पे। कह रहा है कि सभी जैविक वातावरणीय प्रक्रियाएं विभिन्न जलवायु तथा मौसमी दशाएं किस परत पर उत्पन्न होती है? तो आंसर है ट्रोपोस्फियर यानी कि सौरमंडल। आगे देखते हैं। आरआरबी भोपाल 29/8/1999। देखते क्या चीज़ है। पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो आंसर है भूमि। यानी कि आपको पीली रोशनी में एक गहरी नीली वस्तु कैसी दिखाई देगी? तो भूरी। यानी कि एक गहरी नीली वस्तु को आप लाइएगा ना, नीला रंग के वस्तु को देखिएगा पीला रोशनी में तो आपको भूरा दिखाई देगा। आगे हम देखते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक पहुँचने में सूर्य प्रकाश को कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 20 सेकंड लगता है लगभग में है। यानी कि सूर्य जब निकल जाएगा तो उसका प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में आपको 8 मिनट 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, चलिए ऐसे कहा जाता है कि पृथ्वी से सूर्य 10 करोड़ किलोमीटर दूर है, ऐसे कुछ है। चलिए, और सूर्य में जो ऊर्जा आता है वो नाभिकीय संलयन के द्वारा बना जाता है। यानी कि हाइड्रोजन से अब क्या होता है तो हीलियम बनता है और ऊर्जा बहुत ज़्यादा निकलता है। और नाभ के विखंडन भी होता है जिसके द्वारा भी ऊर्जा निकलता है। आगे देखते हैं। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी गति में स्थिति दोनों। ठीक है, अगर गाड़ी चल रही है तो उसमें अब बैठा जो आदमी होगा उसका ऊर्जा क्या होगा? उसका कुछ पार्ट गतिज ऊर्जा में रहेगा, कुछ पार्ट स्थिति ऊर्जा में रहेगा। ठीक है, गतिज ऊर्जा मतलब कि गति में और स्थिति ऊर्जा आराम में। ठीक है, चलिए फिर आगे है। आरआरबी सिकंदराबाद 30/10/1999। आगे देखते हैं क्या चीज़ है। अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो आंसर है सिरोसिस के कारण। कह रहा है कि अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने वाले सामान्यतः किस कारण मौत के शिकार होते हैं? तो आंसर है सिरोसिस के कारण। ठीक है, ऐसे सिरोसिस का मुझे कन्फर्म नहीं है, लेकिन खासकर मुझे पता है कि अल्कोहल पीने से लीवर जो होता है यकृत वह संक्रमित हो जाता है, यानी कि वो नष्ट होने लगता है। ठीक है, चलिए, और अल्कोहल पीने से बहुत सारा हानि भी होता है। मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। अल्कोहल मादक पदार्थ होता है जो आपको मादक पदार्थ उसको बोलते हैं, यानी कि आपके दिमाग को सोचने का टाइम लेवल बढ़ा देता है। यानी कि जैसे मैं आपसे नाम पूछूंगा आपका नाम क्या है तो आप सेकेंडों नहीं लगाइएगा, डायरेक्ट सोच कर बता दीजिएगा कि मेरा नाम सचिन कुमार है। ठीक है, लेकिन आप शराब पिए रहिएगा, तुन रहिएगा, दारू पिए रहिएगा, तब से पूछूंगा कि आपका नाम क्या है तो आपको इसी में सोचने में पहले मान लीजिए कि 5 सेकंड लगता था तो इसी सोचने में आपके 25 सेकंड 30 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि दारू पीकर या शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाने के लिए, क्योंकि अगर नॉर्मल आप गाड़ी चला रहे हैं तो आप आगे देखिएगा कोई जानवर वस्तु या कोई व्यक्ति आ रहा है तो आपको तुरंत ब्रेक मार लीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए 5 सेकंड आपको नहीं लगेगा ब्रेक मारने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आपको दारू शराब पी कर चलाइएगा तो आपको ब्रेक मारने के लिए
पहले 5 सेकंड लगा था, तो अब लग जाएगा तुमको, आपको 30 सेकंड लग जाएगा। ठीक है, 30 सेकंड में, तब तक आपको लगा 30 सेकंड में ही डिसीजन करिए है कि ब्रेक मारना है कि नहीं, तब तक एक्सीडेंट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज था, फिर भी देखिए, काम चला लीजिए। आरआरबी अजमेर 24/10/1999। क्वेश्चन है, टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है आंत। ठीक है, कह रहा है टाइफाइड रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो आंसर है आंत। अगला देखते हैं, बहुत सारा बीमारी है, चलिए आगे देखते हैं। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्य रूप से क्या पाया था? ब्यूटेन है, प्रोपेन है। ये रिपीट चल गया, इससे पहले मैं बता चुका हूँ। द्रवित पेट्रोलियम गैस में आपको ब्यूटेन एवं प्रोपेन पाए जाते हैं। अब है आरआरबी भोपाल 21/11/1999। बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो कैट फिश है। ठीक है, स्टार फिश मछली नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। और बिना सल्क वाली मछली कौन सी होती है? तो आंसर है कैट फिश। आगे देखते हैं, ध्वनि वेग न्यूनतम स्तर पर होती है वायु में। कह रहा है ध्वनि जो वेग होता है, ध्वनि का जो वेग होता है, स्पीड होता है, वेलोसिटी होता है, वायु में बहुत कम होता है। ठीक है, आप जानते होंगे ध्वनि का ठोस में उसका स्पीड बहुत ज़्यादा रहता है। आगे देखते हैं, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना है तो विद्युत सेल करते हैं। विद्युत बैटरी सेल जो होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक कैफीन होता है, चाय में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है। कह रहा है कॉफ़ी में सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक मतलब आपको उत्प्रेरित करने वाला कैफीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन पाया जाता है, और चाय में आपको थीन पाया जाता है। आगे देखते हैं, हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो आपको अपेक्षित आर्द्रता मापा जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, एक सोर्स प्रोग्राम है तो एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतर, मतलब सॉरी ये पूछा गया आरआरबी चेन्नई 12/12/1999 को। हाँ, कुछ क्वेश्चन है, एक सोर्स प्रोग्राम है, एक उच्च स्तरीय भाषा में लिखे हुए प्रोग्राम का मशीनी भाषा में रूपांतरण। ठीक है, अब पता होगा कंप्यूटर का भाषा जो होता है 0 और 1 होता है। ठीक है, कुछ डेसिमल पद्धति होता है, बाइनरी पद्धति होता है। ठीक है, कंप्यूटर में ये थोड़ा पढ़ना रहता है। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको 4 पेज नंबर करा दिया हूँ, इसके नेक्स्ट वीडियो में 5 नंबर पेज में कराऊंगा। ठीक है, आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और कोई डाउट होगा, कुछ भी हेल्प है तो कमेंट कीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर दिया था डिस्क्रिप्शन में, मैसेज